अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कानून तक रसाई के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राय अज़हर हुसैन। आज हम अपने इस प्रोग्राम में बैंकिंग कवानीन के हवाले से बात करेंगे। बैंकिंग कवानीन के हवाले से पाकिस्तान में और रादर पूरी दुनिया में बहुत से इबहाम, बहुत से ऐसे नुकात और बहुत से ऐसे तिश्ना सवालात मौजूद हैं जिनके बारे में अवाम जानना चाहती है, जिन सवालों का जवाब हमें कोई नहीं देता। बल्कि यहाँ तक देखने आया है कि जब आप किसी भी बैंक के ऐसे फॉर्म को या किसी क्रेडिट कार्ड के हसूल के लिए किसी एप्लीकेशन को जब आप दाखिल करते हैं तो उस पर इस हद तक बारीक लिखा होता है कि जो ज़ाहिरन इंसान की आंख उन टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं पढ़ सकती, जिसकी वजह से बाद में जब किसी ऐसी सूरत हाल का सामना होता है जहां आप विलफुली या किसी वजह से डिफॉल्ट करते हैं तो कई मसाइल खड़े हो जाते हैं। हमारे साथ आज मुल्क के मारूफ कानूनदान जनाब मिस्टर सलमान मसूद हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान मसूद का तारुफ बहुत बड़ा तारुफ के साथ है। सलमान बैंकिंग के बहुत काबिल और बड़े ही मंझे हुए वकील हैं। सलमान दीवानी प्रैक्टिस में भी माशाल्लाह अपना एक नाम रखते हैं और अपनी बहुत बड़ी फर्म को चलाते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान में बैंकिंग के हवाले से क्या ऐसे अवामिल हमारे साथ या वह कवानीन मौजूद हैं जो हमें बज़ाहिर दिखाई नहीं देते और जिनका फायदा उठाते हुए शायद बैंकिंग या बैंकिंग के रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो ज्यादा उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। वेलकम सलमान जी। अस्सलाम वालेकुम राय साहब, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। राय साहब मैं आपका मशकूर हूँ। ये हमारे मुल्क का बहुत ही संजीदा और अहम सब्जेक्ट है और इनफैक्ट अगर हम देखते हैं तो आपको अक्सर ये चीज़ आप देखते हैं पेपर्स में और हमारी जो निजी महफिलों में बात ही होती है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है। जी जी। तो ये जो बैंक्स हैं यही हमारे मुल्क की माशी सूरत हाल को इन पे डिपेंड। अच्छा सलमान, मुझे आप ये बताइए कि बैंकिंग इन जर्नल आप हमें क्या डिफाइन करेंगे हमारे नाजरीन के लिए, क्योंकि हमारा नाजरीन जो हम एक लेमैन की बात करते हैं। कानून तक रसाई जो प्रोग्राम है वो बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जिस तक हम एक ऐसे लेमैन तक वो इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं जो उसके पास मौजूद नहीं है। आप जरा हमें जनरल बैंकिंग के बारे में बताइए कि ये क्या है। देखिए जी, बैंक जो है ना वो आप उसमें एक अमानत रखते हैं। बैंक आपका पैसा आप उसको डिपॉजिट करते हैं, बैंक उस पैसे को इकट्ठा करता है, उस पैसे से कारोबार करता है, उस कारोबार पे मुनाफा कमाता है। मुनाफा कमाने के बाद कुछ उसका स्मॉल पोर्शन डिपॉजिट होल्डर्स में तकसीम कर देता है और कुछ पोर्शन उसका जो होता है वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और बाकी चीजों पे और टैक्सेशन वगैरह में कवर हो जाता है। तो बैंक एक ऐसा घर है जहां पर लोगों की अमानत का वो ट्रस्टी है, वो एक एज ए ट्रस्ट काम करता है जहां पर लोग अपना पैसा रखते हैं, उस पैसे को इस्तेमाल बैंक करता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन सा फिनोमेना है। अगर आप हिस्ट्री में देखते हैं तो पहले कुछ लोग ये काम करते थे, अब इदारे बन गए हैं। पाकिस्तान में बैंकिंग का पूरा एक सिस्टम है। बैंकिंग हमारे तमाम बैंक्स को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो रेगुलेट करता है। टाइम टू टाइम प्रूडेंशियल रेगुलेशंस के जरिए बैंक्स को हदायत जारी करता है बैंकिंग बिजनेस कैसे करते हैं। यहां पे राय साहब आप की खिदमत में अर्ज ये करूंगा कि बैंक के दो काम है। एक तो अवाम का जो पैसा आता है उसको अपने पास बचा के उसको अपने पास इकट्ठा करना, इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल में लेकर आना। और वो जो इस्तेमाल है वो एक शख्स वो है जो बैंक में पैसे रखता है, वो डिपॉजिट होल्डर, और वो एक शख्स जो बैंक से कर्जा लेके उससे कोई कारोबार करता है वो है कस्टमर। तो दरमियान में एक मिडल मैन, एक ट्रस्टी के तौर पे जो इदारा काम कर रहा है वो है बैंक। नहीं, हमारे यहाँ ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितनी किस्मों के पाए जाते हैं नॉर्मली? हमारे पास जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बेसिकली ये टर्म जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टर्म है ये जब हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस 2001 इनेक्ट हुआ था उसके मुताबिक अब वो तमाम इदारे जो कमर्शियल बैंकिंग करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करते हैं, जो लीजिंग करते हैं या इस्लामिक फाइनेंसिंग करते हैं या इस्लामिक बैंक कहलाते हैं या उसमें फिर मुदारबा ऑर्डिनेंस 1980 के तहत जो मुदारबाज हैं, इन सबको इन टोटलिटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। और वो तमाम लोग जिस भी कैपेसिटी में हो, जिस भी किस्म का कर्जा हासिल करें, उसको उसी लॉ के तहत कस्टमर डिफाइन कर दिया गया। जी जी। लेकिन ये बताइए कि हमारे यहाँ देखा गया है कि
फाइनेंस कंपनियों और मुदारबा की शक्ल में इतने बड़े फ्रॉड सामने आए कि जो शायद हिस्ट्री भी उनकी मुतहम्मिल नहीं हो सकी, ये इस मामले में क्या कोई कानून साजी ऐसी किसी हायर अदालत ने कोई डायरेक्शन पास की, या गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि उन मुदारबा जो मुदारबा रजिस्टर्ड करवा के जितने स्कैंडल्स और जितना पैसा आवाम का लूटा गया, उस सिलसिले में आप जैसे जो वकला हैं उनकी सिफारिशात क्या रही हैं? राय साहब देखें, हमारे बैंकिंग बिजनेस को पाकिस्तान में 2 इदारे हैं जो रेगुलेट करते हैं जी। जितनी हमारी कमर्शियल बैंकिंग है उसको रेगुलेट करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या जो हमारी कंपनीज हैं जिस तरह लीजिंग कंपनी है, मुदारबा कंपनीज, वेंचर कैपिटल वगैरह वगैरह, उनको रेगुलेट करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो क्वेश्चन है आपका कि ये माजी में जो फ्रॉड्स हुए या जो फाइनेंशियल मेगा करप्शन के इश्यूज हुए इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, या आप उसको कह सकते हैं कि इनसिक्योर फंडिंग की गई और बाद में वो रिकवरी नहीं की गई, वेवर्स दिए गए, राइट ऑफ्स कर दिए गए, उसकी रीजनिंग में मैं समझता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि रेगुलेटर हैं इदारों के, ये उनकी ड्यूटी है कि वो देखें कि कोई इदारा कैसे काम कर रहा है, क्या वो अपनी फाइनेंसिंग अकॉर्डिंग टू लॉ, जो कि इन्हीं ही 2 इदारों ने, स्टेट बैंक ने और SCCP ने गाइडलाइंस दी हैं, क्या उसके मुताबिक फंडिंग हो रही है, उसके मुताबिक पर्पस ऑफ फाइनेंस डिफाइंड है, उसके मुताबिक जो बैंक में, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय ऑल बैंकिंग ब्रदर्स, जो वहां पर ठंडे कमरे में बैठते हैं, क्या वो कभी प्रोजेक्ट पे जाते हैं जिस प्रोजेक्ट पे फाइनेंसिंग हुई थी, क्या वो वहां पर देखते हैं कि जो पैसा आवाम का पैसा, मेरा और आपका पैसा, इस मुल्क के लाखों करोड़ों आवाम का पैसा जो मिलियंस ऑफ मिलियंस की फॉर्म में जब लेंड कर दिया जाता है, तो क्या वो जिस पर्पस के लिए लेंड किया गया था उस पर्पस पे लगा जाता है, या उससे कहीं कोई लैंड क्रूजर्स या बड़ी बड़ी कोठियां तो नहीं बन रही, क्या वो उस कॉर्पोरेट सर्कल में इन्वॉल्व हो रहा है जिसके लिए कर्जा दिया गया था? अच्छा सलमान, हमें यह भी थोड़ा सा जरूर बताइए कि क्यों बैंकिंग सेक्टर में हम देखते हैं कि वो इतना पावरफुल हो चुका है कि क्या आप इसमें समझते हैं कि इसमें करप्शन का एलिमेंट बहुत ज्यादा है? देखें सर, गुजारिश यह है कि करप्शन का एलिमेंट विद इंटेंट होता है। हमारे लॉज दुनिया के बेहतरीन लॉज हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हम खुद डिसाइड कर लेते हैं विद मैलाफाइड इंटेंशंस कि हमने इन लॉज को डिसीव करते हुए कोई अपने हिडन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, तो वो तब तक नहीं हो सकता जब तक टेबल के दोनों तरफ बैठने वाले लोग इकट्ठे ना हो। टेबल के एक साइड पे करप्शन राय साहब नहीं होती, मैं इस चीज के से एग्री नहीं करता हूं। करप्शन उसी वक्त होती है जब दोनों तरफ के लोग आपस में कुछ टर्म्स जो कि डेफिनेटली इलीगल टर्म्स होती हैं उन पे एग्री करते नहीं। क्या उसके लिए हमारे यहां आगाही मौजूद नहीं है? आप क्या समझते हैं कि उसका बेसिक पर्पस क्या है आगाही का ना होना? मैं समझता हूं कि जी इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ की उस कमांड और उस इंटेंट से ना होना ज्यादा बड़ी रीजन है। आगाही तो होती है जब आप घर से निकलते हैं, किसी काम पर जाते हैं, आप बैंक में जाते हैं या किसी इदारे में जाते हैं, आप बैंक में पैसे रखने के लिए जाते हैं या बैंक से कर्जा लेने के लिए जाते हैं, तो आप एक मोटिव के साथ जाते हैं। आगाही तो आपको वहां पर है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि उस आगाही का मकसद क्या आपका नेक नीयत और नेक मकसद है, इस मुल्क की खिदमत करना मकसद है, या खुदा ना खास्ता आवाम के पैसों से शॉर्टकट लगा के रातों रात अमीर होना या फिर भाग जाना। यहां मैंने एक बात पहले अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी नाज़रीन के भी की और मैंने भी अपनी प्रैक्टिस में या इन चीजों को मैंने देखा। आप नहीं समझते कि जो कागजी कार्रवाइयां बैंक के कर्जे के हसूल के लिए या पहले तो आप हमारे नाज़रीन को यह बताइए कि अगर एक लेमैन ने किसी से कर्जा किसी बैंक से लेना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? अगला सवाल तो मैं फिर आपसे करता हूं। राय साहब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिफरेंट स्लैब्स रखी हुई हैं सिक्योरिटी और कोलैटरल पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 5 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड लेना है तो उसके लिए आपने अपनी एक बैंक के पास अपनी एक नेटवर्थ शो करनी है कि क्या आप, इसको हम कहते हैं क्लीन लैंडिंग, क्योंकि 5 लाख तक के कर्जे को टेंजिबल सिक्योरिटी से सिक्योर नहीं किया जाता। तो उसके लिए सिर्फ आपकी पर्सनल गारंटी जो एक कागज का टुकड़ा होता है उसके ऊपर ही ये फाइनेंसिंग हो जाती है। तो उसके लिए आपने एक अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, एक अपनी नेटवर्थ शो करनी है, एक अपना बिजनेस शो करना है कि क्या 5 लाख तक का क्रेडिट का सर्कल आप मेंटेन कर सकते हैं। अब ये जजमेंट वो डेस्क ऑफिसर बैंक में जो बैठा है उसकी है। ये उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो जो स्टेट बैंक ने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए उस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जज करे और वो राय साहब को भी रिफ्यूज करने की पावर रखता हो। जी, मसला वहां पर आता है कि जब उसको दाएं बाएं से या उसको सीनियर हाई अप से या कहीं से सरकारी महकमों से फोन आ जाते हैं और वो एक ऐसे शख्स को कर्जा दे देता है जिसका वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता,
تو پہلی غلطی تو وہاں سے شروع ہوتی ہے. نہیں تو کیا پھر آپ سلمان سمجھتے ہیں کہ وہ ایکسکیوز می، وہ آپ کے اگلا سوال کا پورشن یہ تھا. اگلی 5 لاکھ سے جب ہم اوپر والی فائنینسنگ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر سیکیورٹی، ٹینجیبل سیکیورٹی کا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد پھر آگے آ جاتی ہے کائنڈز آف. ہمارے ناظرین کو انٹینجیبل اور ٹینجیبل کے بارے میں بھی بتائیے کہ اردو میں تو اس کو چھونا اور نہ چھونے والی بات تو کہا جا سکتا ہے، لیکن کائنڈلی ان ناظرین کے لیے بھی بتائیے کہ ہمارے ناظرین کو پتا ہو کہ ٹینجیبل سے آپ کی کیا مراد ہے اور انٹینجیبل آپ کیا لیں گے. رائے صاحب، وہ سیکیورٹی یا وہ آپ ایک قرضے کی ضمانت، زر ضمانت سم تھنگ ڈفرنٹ. ایک جو قرضے کی ضمانت، اگر تو آپ کوئی ایسی چیز ہے جو زمین اور جائیداد نہیں ہے، بلڈنگ نہیں ہے، تو دیٹ از، اس کو ہم اپنی زبان میں انٹینجیبل سیکیورٹی کہتے ہیں. اور جہاں پر آپ نے مارگیج کریٹ کرنی ہے، آپ نے کوئی فرسٹ چارج کمپنی پہ کریٹ کرنا ہے، آپ نے اس کو رجسٹرڈ کروانا ہے اور وہ یا پراپرٹی کے ڈاکومنٹس ڈپازٹ کرنے ہیں، تو جہاں پر یہ والی چیزیں آ جائیں گی اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹینجیبل سیکیورٹی ہے، جس کو ان کیس آف ڈیفالٹ بینک جو ہے آفٹر اڈاپٹنگ ڈیو پروسیس آف لا لیکویڈیٹ کر کے اپنی ریکوری کر سکے. ٹھیک ناظرین، سلمان کے ساتھ ہماری بہت کارآمد گفتگو جاری ہے. ہمیں امید ہے کہ چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. پلیز اسٹے ود اس.